आज 12 जुलाई है और ये आपका 15th डे है कंसिस्टेंट स्टडी का। डे 13 की अटेंडेंस 114 रही। 114 बच्चों ने अपना डे 13 का टास्क कंप्लीट किया और वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर अपडेट किया। आज की इस वीडियो बनाने के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, आपको आपका डे 15 का टास्क मिलेगा जो आपको करना है। दूसरा, आपको मैं फुल प्रूफ प्लान बताऊंगा डीडीए जेई के लिए कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, टेक्निकल के लिए क्या पढ़ना है, नॉन टेक्निकल के लिए क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो डीडीए जेई का फुल प्रूफ प्लान मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा, आप लोगों ने जो पिछली वीडियो के ऊपर क्वेरीज मुझसे की थी, जो आपने सवाल पूछे थे, उन सब के मैं जवाब दूंगा। वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं कर पाऊँगा, मैक्सिमम 20 मिनट की कर पाऊँगा। तो इसलिए जो सबसे पहला कमेंट होगा उससे मैं शुरू करूँगा और जितने मैं कमेंट्स के रिप्लाई कर पाऊँगा मैं उतने करूँगा, क्योंकि हर एक बच्चे का कमेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, भले ही उसका छोटा सवाल हो या फिर बहुत बड़ा सवाल हो या उसका खुद का पर्सनल कोई क्वेश्चन हो। तो जिसका कमेंट पहले होगा मैं उसका रिप्लाई पहले कर दूंगा और जो बचे हुई क्वेरीज होंगी आप वो इस वीडियो के नीचे फिर से पोस्ट कर दोगे तो मैं इस वाली अगली वीडियो के अंदर उन सब के आंसर भी दे दूंगा आपको। तो शुरू करते हैं डे 15 का टास्क। हिस्ट्री के अंदर आपको रिवीजन करना है। जो भी अब तक का आपको काम दिया गया है, जो आपने कंप्लीट किया है, वो सब आपको रिवाइज करना है शुरू से लेके आखिर तक। ज्योग्राफी के अंदर आपको इम्पोर्टेंट लेक्स, वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया, ये तीनों पार्ट आपको करने हैं। ये आपको जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं सौरव पांडे सर के, उसके पेज नंबर 56, 57, 58 और 59 में मिल जाएंगे। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी सेम टास्क है। आपको ये सब आपकी बुक में जहाँ पे भी लिखे हों, लेक्स, वाटरफॉल्स और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ इंडिया, ये आप कर लें। अगर आपके पास नहीं है कहीं पे मेंशन तो आप इन्हीं नोट से पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई अलग नहीं होगा, नाम तो सेम ही रहेंगे। पॉलिटी के अंदर आपको यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ना है। उसमें सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा आपको पढ़ना है। यूनियन लेजिस्लेचर का बस हल्का सा ओवरव्यू ले लेना और उसके अलावा आपको राज्यसभा करना है शुरू से लेके आखिर तक। ये आपको पेज नंबर 45 से 48 तक मिल जाएगा। लोकसभा अभी नहीं करना है, सिर्फ राज्यसभा करना है और राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो भी आप इसके साथ करेंगे। एप्टीट्यूड के अंदर ये डीडीए जेई वाले बच्चों के लिए है। आपको कल मैंने टास्क दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, आई होप। इस तरह से सर्कुलेटरी मोशन में, रोटेटरी मोशन में मैं आपको टॉपिक्स चेंज कर करके देता रहूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बनती रहे। तो आपको एप्टीट्यूड के अंदर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने हैं और ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने हैं। ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो मैंने बुक अपलोड की है कमेंट सेक्शन के अंदर, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास कोई बुक है तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग के अंदर जो एसएससी जेई वाले बच्चे हैं और डीडीए जेई वाले दोनों बच्चे कर सकते हैं, उसके अंदर आप वर्ड अरेंजमेंट के क्वेश्चन करोगे, दूसरा सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करोगे और तीसरा मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन करोगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसे करके दे दिया जाता है, इक्वल टू लिख दिया जाता है। हमसे पूछते हैं कि इनको कौन से साइन को रिवर्स करने पे सही इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं आज। तो ये सब हुआ आपका नॉन टेक का काम। टेक्निकल के अंदर आपको क्या करना है, नोट्स जो मैंने प्रोवाइड कराए हैं मैं उनसे ही काम दे रहा हूँ आपको, क्योंकि वो नोट्स मैंने खुद से पढ़े हुए हैं और मुझे पता है कि उन नोट्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो नोट्स मैंने पढ़े हुए हैं इसलिए मुझे ये भी पता है कि कौन कौन सा पेज आपको छोड़ना है, कौन सा पेज आपको पढ़ना है। तो इसलिए मैं आपको काम वहाँ से दे रहा हूँ। आप अपने नोट से भी पढ़ना चाहो तो वहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि आपको कौन सा पेज छोड़ना है। तो अगर आपको रेफरेंस लेना है तो जो मैंने नोट्स दिए हैं आप उनसे कर सकते हो। तो ये जो मैं नोट्स बता रहा हूँ आपको, ये जसपाल सर के नोट्स हैं, उनके नोट्स से मैं आपको काम दे रहा हूँ। ये आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। पिंड कमेंट मतलब पहला कमेंट जो होगा उसमें आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। उसमें आपको हाईवे मेंटेनेंस, कल मैंने पेमेंट डिज़ाइन दिया था ये अलग है, हाईवे मेंटेनेंस आपको करना है। हाईवे मेंटेनेंस के अंदर आपको जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रैक्स होते हैं, डिफॉर्मेशन होती है, डिसइंटीग्रेशन होती है, ये सब आपको देखना है। पेवमेंट कंस्ट्रक्शन आपको करना है। ये दोनों चैप्टर जो हैं बिल्कुल थ्योरी बेस्ड हैं कि आपको पहले पेज से आखिरी पेज तक बस उठा के पढ़ना है और चीज़ें जो लिखी हुई हैं सीधा सीधा आपकी समझ में आ जाएंगी। ये आपको साइट पे भी वर्क करेंगे, आप एज अ जूनियर इंजीनियर या फिर आगे कभी प्रमोट होंगे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत काम में आने वाली हैं। प्लस इस टाइप का पैटर्न अब बनता जा रहा है एग्ज़ाम में कि थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप के भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो ये दोनों चैप्टर बिल्कुल थ्योरी शुरू से लेके आखिर तक सभी पेजेस को आपको पढ़ना है
चीज़ें धीरे धीरे याद हो जाएंगी, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे वो सब आपको लिखते चले जाना है। ठीक है, तो हाईवे मेंटेनेंस एंड पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और चीज़ें अपने शॉर्ट नोट्स में आपको लिखनी भी है। तीसरे नंबर पे ओसीएफ के सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेई के पीवाईक्यूज़ आपको करने हैं। अभी मैं आपको कोई थ्योरी बुक से या फिर नोट से पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ ओसीएफ के जितने भी क्वेश्चन हैं वो ट्राई करने की कोशिश करनी है। आपने आज तक ओसीएफ नहीं भी पढ़ा तब भी जो आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं वो आप कर लो। उद्देश्य ये है कि जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपने सिर्फ देखे हुए हैं तब आपसे हो गए, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हुए होते तो आप बिल्कुल या तो गलत करके आते एग्ज़ाम में या फिर आप छोड़ के आते कि मैंने तो कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं है। जैसे सिंपल हाइड्रोलिक रेडियस, अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो हाइड्रोलिक रेडियस का आपका कितना ही ईजी क्वेश्चन होगा, आप छोड़ के आ जाओगे। उद्देश्य यह है कि ओसीएफ के वो बेसिक क्वेश्चन तो आप देख लो जो कि जस्ट आपको पता होता तो आप आंसर कर देते। ठीक है, तो यही है, आप ओसीएफ के एसएससी जेई के पीवाईक्यूज जितने भी हैं वो सब देख लोगे, जो आ रहे हैं करने वो कर लेंगे, जो नहीं आ रहे हैं थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे, नोट से भी रेफरेंस ले सकते हैं, नहीं आएंगे तो बाद में देख लिया जाएगा इनको। और चौथे नंबर पे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, अब तक मैं आपको 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन दे चुका हूँ 2 बारी में। आज आपको क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक क्वेश्चन करने हैं और जो पिछले क्वेश्चन होंगे वो भी रिवाइज कर लेना। तो ये आपका टेक्निकल का और नॉन टेक्निकल का काम है डे 15 का, और ये काम आपको करके वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर अपडेट करना है। वर्चुअल लाइब्रेरी पे आप अपडेट करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगती है, जैसे कि डे 13 की अटेंडेंस थी 114। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं कि डीडीए जेई का आपको फुल प्रूफ प्लान बताना है। एग्ज़ाम का पैटर्न आपका डीडीए जेई का ये रहेगा, 80 क्वेश्चन टेक्निकल, 10 क्वेश्चन रीजनिंग, 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, 10 क्वेश्चन अवेयरनेस और 10 क्वेश्चन इंग्लिश। अब रीजनिंग और एप्टीट्यूड का काम मैं आपको डेली दे रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो, टेक्निकल का भी मैं आपको काम दे रहा हूँ, लेकिन टेक्निकल जो मैंने एनालाइज़ किया पीवाईक्यू से, जो टेक्निकल का लेवल है वो बहुत 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 नीचे है, इतना कुछ ऐसे डेप्थ में कुछ नहीं पूछा गया है। अगर आप इसमें एसएससी जेई पीवाईक्यू कर लोगे सब तो आपको काफ़ी अच्छा एज मिल जाएगा, आप काफ़ी क्वेश्चन कर पाओगे। इसके साथ साथ अगर जो आप वाईसीटी के भी क्वेश्चन कर लोगे, वाईसीटी एई के भी क्वेश्चन कर लोगे, तो टेक्निकल का शायद ही कोई आपका क्वेश्चन छूट जाए अगर आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हो, वाईसीटी एई और एसएससी जेई। अब अगर आपके पास एई नहीं है, जेई है, तो आप जेई कर लेना, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि मैंने वाईसीटी एई देखी हुई है, तो आप ये दोनों कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि 80 में से एक भी क्वेश्चन अगर जो आपका छूट जाए। ठीक है, तो ये है टेक्निकल। रीजनिंग और एप्टीट्यूड डेली मैं आपको काम दे ही रहा हूँ, उससे आप कर सकते हो, लेकिन एक फुल प्रूफ प्लान बताऊँगा मैं इनका चारों का आपको। मैंने जब इसका पेपर देखा और उसको एनालाइज़ किया, जो लेवल था इंग्लिश का लेवल कुछ ऐसा था कि सिर्फ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या फिर जो जनरल जो कम्युनिकेशन की बातें होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन होता है नॉर्मल लेवल का, बस उस लेवल की कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई है। कोई एक्टिव पैसिव नहीं, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, ऐसा कुछ खास इसके अंदर ज़्यादा नहीं पूछा गया है डीडीए जेई में। तो इस लेवल का पेपर मैंने सर्च किया तो मुझे जो पेपर मिला वो मिला डी ट्रिपल एस बी टीजीटी और पीआरटी, ये दोनों पेपर मिले मुझे, ये टेक्स्ट बुक पर मुझे मिले। और इसके अंदर क्या है, इसका पैटर्न था, इसके अंदर इंग्लिश था, एप्टीट्यूड था, रीजनिंग था, तीनों ही आपके मतलब के हैं, और हर पेपर में 20 क्वेश्चन थे हर एक के, और ऐसे ऐसे टीजीटी के 51 क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ पर टेक्स्ट बुक पर, और पीआरटी के भी 51। ठीक है, तो मतलब 102 क्वेश्चन पेपर हैं, और हर पेपर में 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिल जाएंगे, 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के मिल जाएंगे और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ इतना भी कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपका बच जाएगा, लगभग सब इसमें से ही आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं। अब जैसे इंग्लिश प्लिंथ टू पैरामाउंट से नहीं करना है, प्लिंथ टू पैरामाउंट में बहुत बेसिक और बहुत बेसिक से लेकर डेप्थ तक की सारी चीज़ें हैं, उतना डेप्थ में कुछ नहीं पूछे जाने वाला, कोई स्टेट में कोई सेंटेंस फ्रेम करा के नहीं देखेगा वहाँ से आपसे, या फिर कोई एरर नहीं निकालने के लिए बोलेगा। तो इंग्लिश उतनी लेवल तक नहीं पढ़नी है, लेकिन इसके जो मैंने क्वेश्चन देखे इंग्लिश के वो बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे डीडीए जेई में पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से डेली आप 2 क्वेश्चन पेपर इनके कर लोगे तो लगभग आपका रीजनिंग की प्रैक्टिस, एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस और इंग्लिश की प्रैक्टिस बड़े आराम से हो जाएगी आपकी, और आपके दिमाग में ये भी नहीं रहेगा कि कुछ छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, आप सिर्फ इतने क्वेश्चन पेपर भी कर लोगे, मुझे लग रहा है मोर देन एनफ है, और इससे काम बन जाएगा आपका। तो समराइज़ अगर जो मैं करूं तो
आपको डेली टास्क फॉलो कर लेना, जो मैं आपको दे रहा हूँ एसएससी जेई के लिए भी। इसके अंदर मैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग के डेली टॉपिक्स दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग के जो आपके पास क्वेश्चन होंगे वो मिक्स्ड होंगे, तो ये आप डेली प्रैक्टिस करोगे मिक्स्ड की, और साथ में मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स भी आपको दूंगा, तो वो भी आप कर सकते हो। तो डेली टास्क आपको फॉलो करने हैं, टेक्निकल, रीजनिंग, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जीके के लिए, और साथ में प्रैक्टिस करनी है 2 क्वेश्चन पेपर की। और जो बच्चे चाहेंगे तो मैं डेली आपको एज अ टास्क भी इनमें से क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, ताकि आप लग के सभी क्वेश्चन पेपर कर लो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सभी के पास अवेलेबल होते ही हैं, लेकिन उनको लग के ख़त्म कर पाना ये बड़ी बात होती है। तो मैं डेली आपको 2 क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, और आप डेली उन सबको कर लेना, और मुझे लगता है इससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा DDA जेई में। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे, आप लोगों की क्वेरीज ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज़ लेनी है? देखो, मैंने खुद से पर्सनली टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज़ ली थी। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यह है कि हर एक एग्ज़ाम के इसके अंदर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, PYQs मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया DTPSB का TGT और PRT, ये आप ढूंढते रह जाते हैं क्वेश्चन पेपर, ये आपको बड़े आराम से यहाँ से मिल जाएंगे, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। टेक्निकल भी मिल जाएंगे, नॉन टेक्निकल भी मिल जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक ले सकते हो आप, लेना चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब DDA जेई का बता रहे हो तो NHPC का भी बता दो, ठीक है। NHPC का मैंने आज सिलेबस देखा था, तो उसके अंदर सेम टू सेम SSC जेई जैसा ही है, तो अलग से उसका कुछ करने का ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है कि आप NHPC के लिए अलग से तैयारी करो। अगर उसका एग्ज़ाम का डेट मुझे नहीं पता, अगर जो उसकी एग्ज़ाम की डेट अभी पास में ही है तो SSC जेई के क्वेश्चंस कर लो। हाँ, मैंने टेक्निकल के भी क्वेश्चंस देखे थे उसके, और बहुत ज़्यादा इजी लेवल के थे NHPC के, जस्ट 1 लाइनर टाइप के थे। तो SSC जेई के क्वेश्चन कर लो, YCT AE के क्वेश्चन कर लो। मुझे लग रहा है इतने से काम हो जाएगा आपका भी, NHPC वालों का भी। साथ में रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो, इतना काफ़ी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने बोला है कि आपने ऑनलाइन कोर्स लिया है तो कैसे स्टडी करो। देखो, ऑनलाइन कोर्स लिया है तो अगर आप लाइव क्लासेस ले रहे हो तो 100% बिल्कुल मन लगा के, टू द पॉइंट, एक भी क्लास को मत छोड़ो, और जिस तरह से उनका स्केड्यूल है उसको फॉलो कर सकते हो अगर आप लाइव अटेंड कर रहे हो, ठीक है। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि लाइव ना करो अनटिल अनलेस कि आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स नहीं आते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लाइव क्लास करते हैं और हमें तभी डाउट्स आते रहते हैं और हम वो पूछते रहते हैं, तो साथ में चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर आप लाइव क्लासेस नहीं करना चाहते हो तो मतलब मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि लाइव क्लासेस ना करो, क्योंकि ऑफलाइन में आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हो। बीच में अगर जो कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पॉज कर सकते हो, बैक करके देख सकते हो उसको, तो मुझे लगता है काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। मैं लगभग ऐसे ही करता था। तो सॉल्यूशन ये है कि अगर आप लाइव क्लास कर रहे हो तो एक भी क्लास मत छोड़ो, उनके हिसाब से करो, ये टास्क वास्क रहने दो। दूसरा, अगर आप लाइव क्लास नहीं कर रहे हो, ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जिस तरह से मैं आपको टास्क दे रहा हूँ वही आप लेक्चर वहाँ पर देख लो, समझ लो और प्रैक्टिस कर लो, और फिर वापस से अगले दिन नया टास्क ले लो। क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासेस, आई मीन टू से कि जो आपकी क्लासेस हैं ऑनलाइन ही, ऑनलाइन में जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो आपके पास सभी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल होंगे ही, तो आप जंप करके दूसरे दूसरे सब्जेक्ट के क्लासेस देख सकते हो टास्क के अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे एग्ज़ाम को कैसे टैकल करें जिसका पेपर ऑनलाइन ना हो। जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपके क्वेश्चन को, मुझे ऐसा लग रहा है आप ये पूछना चाह रहे हो कि अगर PYQ अवेलेबल नहीं हो ऐसे एग्ज़ाम का, जैसे राइट्स का बताया इन्होंने, तो उसको कैसे टैकल करें। तो उसका तो सीधा सीधा तरीका ये है, सबसे पहले देखो PYQ तो आपके पास नहीं है, तो सबसे पहली तो अप्रोच ये होती है कि PYQ देखना है उसका। लेकिन PYQ अगर जो नहीं है तो सबसे पहला अप्रोच सिलेबस देखो उसका। सिलेबस में जो जो चीज़ें दे रखी है उसको नोट डाउन करो। जैसे ये तो आपको ठीक है, रीजनिंग एप्टीट्यूड ये तो हो जाता है। जैसे आपको दे दिया जनरल इंजीनियरिंग, आपको बोला कि जनरल इंजीनियरिंग जो है इसका सिलेबस का पार्ट है। अब जनरल इंजीनियरिंग में जितने टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है, पहले उनको देख लो। अब जनरल इंजीनियरिंग में मान लो आपको IC सर्किट्स दे रखा है, ठीक है, तो IC सर्किट्स को पहले देख लो कहीं से, चाहे गूगल से सर्च कर लो। पहला तरीका तो ये है कि उसमें जो जो पार्ट्स दे रखे हैं अलग अलग से लिखे हुए हैं, उन पे अलग से शोध कर लो, रिसर्च कर लो, और अपनी एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी बना लो, पहला। दूसरा ये कि ये जितने भी जनरल, जैसे जनरल इंजीनियरिंग है तो अगर जो IC सर्किट है तो ये EC में कभी पेपर जब हुए होंगे उनमें ये क्वेश्चंस आए होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सबसे हल्के लेवल का पेपर होगा, जैसे DDA के मान लो या फिर SSC का ही मान लो, ठीक है, तो उनके आप क्वेश्चन पेपर्स देखो, और जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, जैसे SSC का पेपर देखो, EC का, ठीक है, EC का SSC का पेपर देखो, और उसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे होंगे।
ठीक है, तो वहाँ से देख लो आप जो आपको टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। ये मुझे लग रहा है ये अप्रोच सही रहेगी अगर जैसे जनरल इंजीनियरिंग की मैंने बताई है, अगर आपके पास PYQ नहीं है तो। तीसरा, आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप आइडिया लगाते हो क्वेश्चन नंबर से, और आप लगाते हो कि कितना टाइम अवेलेबल है। जैसे CGL या फिर जेई मान लो, चलो जेई मान लेते हैं, तो आपके पास जेई में 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें आपको रीजनिंग होती है, रीजनिंग होती है, GK होता है और टेक्निकल होता है। 100 नंबर आते हैं इसके, 100 क्वेश्चन आते हैं इसके, 50 आते हैं इसके, 50 आते हैं इसके। 2 घंटे का पेपर है, तो आप इसका ये देख सकते हो कि इसका लेवल इतना ज़्यादा नहीं होगा। 100 क्वेश्चन होंगे तो लेवल उनका बहुत कम होगा। रीजनिंग का भी ठीक ठाक लेवल होगा, GK का भी काफ़ी लेवल कम होगा। वैसे GK का लेवल ज़्यादा कम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको आता है तो आप टिक कर देते हो, नहीं आता है तो नहीं कर पाते हो। तो GK के लेवल पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये टाइम डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं वापस से कि 2 घंटे में इतने क्वेश्चन हैं तो लेवल बहुत कम होगा। अगर पेपर ऐसा है कि 2 घंटे में, ठीक है, आपको 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन करने हैं तो लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो सकता है। आप इस तरह से जज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, बाकी लेवल जो है डिवाइडेड इस तरह से ही है। गेट है, ESC है, इनका बहुत हाई लेवल होता ही है। इसके अलावा जितने भी पेपर होते हैं लगभग लेवल कम ही होता है, कुछ स्टेट्स के ही छोड़ के। तो आई होप मैं इसका आंसर दे पाया हूँ आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, टोपेश पटेल ने पूछा है कि जो DGP 2 में आपको मैं टास्क देता हूँ उसमें थ्योरी और MCQ आपको दोनों करने हैं क्या। दूसरा क्वेश्चन कि एक दिन में कितने MCQ सोल्व करें। तीसरा क्वेश्चन कि किस टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व करें या न्यूमेरिकल पे ध्यान दें कि या ना दें। और चौथा क्वेश्चन, YCT में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं पर्टिकुलर टॉपिक के ही, तो कितने करें। मतलब ये सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस के बारे में पूछा है। थ्योरी और MCQ दोनों करें क्या, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ जब मैं आपको टास्क देता हूँ। जैसे आज मैंने आपको टास्क दिया कि आपको हाईवे मेंटेनेंस और पेमेंट कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, तो वो पढ़ना है, उसके मैंने आपको MCQ करने के लिए नहीं बोले हैं। अगर आप MCQ करना चाहते हो तो कर लेना, कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने जो आपको टास्क दिया उसमें मैंने आपको ये बोला कि आपको वो जो नोट्स हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद फिर मैंने बोला कि OCF में आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको बता दिया कहाँ से क्वेश्चन करने हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। नोट्स पे आप तब आ सकते हो कि अगर जो आपने क्वेश्चन देखा और आपका जो कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप नोट्स पे जा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। कितने MCQ करें आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप 1 घंटे में भी 100-150 क्वेश्चन ऐसे ही कर दोगे, जैसे बस देखा और टिक, देखा टिक। इस तरह से भी आपकी एक सिचुएशन हो सकती है जब आप काफ़ी पढ़ लोगे। तो ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बस ये है कि अपने आप को बेहतर करना है। पहले अपना बेंचमार्क देखो कि आप कितने कर पा रहे हो पर आवर्स के हिसाब से, और उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए चलो। तीसरा, न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है कि नहीं देना है। देखो, अभी मेरा जो उद्देश्य है ये आपको टास्क देने का, जैसे मैंने आपको OCF का काम दिया, OCF के काम में मैंने ये कहा कि आप शुरू से लेके आखिर तक क्वेश्चन तक पहुँचो, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन मान लो 40 तक पहुँचो। इस 1 से लेके 40 तक आपको हर एक क्वेश्चन देखना है, कोई क्वेश्चन बहुत टफ लगे तो छोड़ देना है। इसका मतलब यह है कि 1 से लेके 40 तक जितने भी इजी क्वेश्चन थे वो आपने कर लिए और सीख लिए। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम में आप अगर OCF बिल्कुल छोड़ के चले जाते और इजी क्वेश्चन वहाँ पे आ जाता तो आपका नंबर कट जाता, और सिलेक्शन इजी क्वेश्चन के छोड़ने से ही रुकता है। तो आपको जो न्यूमेरिकल लग रहा है कि आप सीख पा रहे हो वहीं के वहीं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना है। अगर सीख पा रहे हो वहीं के वहीं अच्छी बात है, नहीं सीख पा रहे हो तो छोड़ो। आगे जब मैं दोबारा से आपको करने के लिए दूंगा उसको, तो आप बार बार देखो, जो टफ क्वेश्चन होता है वो एक बारी में नहीं समझ में आता, उसकी आप जितनी बार फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे उतनी बार समझ में आएगा। जैसे मोहर सर्कल, जैसे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, आप एक बार पढ़ लो, कितना ही दिमाग लगा के पढ़ लो, पूरे दिन भर अपना उसको टाइम दे दो, लेकिन फिर भी भूल जाओगे, नहीं हर चीज़ समझ में आएगी। जितनी बार रिपीट करोगे टफ टफ टॉपिक्स को, उतना अच्छे से समझ में आएगा। और ये कुछ इस तरह से है कि आप 10वीं बार 20वीं बार भी पढ़ लोगे तब भी ऐसा लगेगा कि आपने कुछ नया सीखा। मोर सर्कल में मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कई बार ऐसा होता है कि नए क्वेश्चन से कुछ नया सीख लेता हूँ मोर सर्कल में भी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स की अप्रोच ये रखना, इजी न्यूमेरिकल्स आपको अभी के अभी आने चाहिए, और जो टफ न्यूमेरिकल है एक बार ट्राई करके देखना, उसके बाद उसको अगली बारी के लिए रखना। तभी एकदम से इतना टाइम वेस्ट मत करना कि टफ न्यूमेरिकल आपको पहले ही सीखना है, ऐसा मत सोचना।
अब चौथा क्वेश्चन है, वाईसीटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा पर डे कितने करने हैं। वाईसीटी क्या है, पूरे देश भर में जितने भी ए के पेपर हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर वो एग्ज़ाम में आ गए हैं इसका मतलब इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है, तो वो आपके लिए करने ज़रूरी है। एक क्वेश्चन है कि मेरे पास जनरल इंजीनियरिंग के नोट्स अभी नहीं है मेरे पास, मैं ग्रुप के ऊपर एक मैसेज डाल दूंगा, अगर किसी के पास होंगे तो वो दे देगा, तो मैं वहाँ पे वापस से अपलोड कर दूंगा, या फिर मैं भी ढूंढने की कोशिश करूँगा, मिल जाएंगे तो अच्छी बात है, मैं अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं आज इतने ही डाउट्स ले पाऊँगा। बाकी के बचे हुए डाउट्स आप कॉपी पेस्ट डायरेक्टली इसी वीडियो के नीचे कर देना, जिसका पहले कमेंट होगा मैं उसका रिप्लाई पहले कर दूंगा। और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि ये पिछली वीडियो में पूछा गया हुआ डाउट है तो उसको पहले भी ले लूँगा मैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।